चलो तो डी और चौथे फैक्टर का नाम लिखते हैं। हमने लैंड लेबर कैपिटल कर लिया था, इसका नाम है एंटरप्रेन्योर। चलो तो इसके बारे में लिखते हैं बच्चों, डालो हेडिंग एंटरप्रेन्योर। तो इसमें देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इसका घर का नाम है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर। इसके ट्यूशन का नाम बताओ, मैनेजर। और इसका गली का नाम बताओ, रिस्क टेकर। तो एंटरप्रेन्योर के बेसिकली 3 अलग अलग नाम हैं जिससे इसको हम बुलाते हैं, ऑर्गेनाइजर, मैनेजर या रिस्क टेकर। तो इसमें मैनेजर वर्ड जो बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता, लगता है वो सर सेल्स मैनेजर है, तो फैक्ट्री में अगर कोई तो वो भी कि वो एंटरप्रेन्योर हो गया क्या? वो ये ऐसे नहीं, वो तो एक उपाधि है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो तीनों फैक्टर को, लैंड लेबर कैपिटल को ऑर्गेनाइज करता है या मैनेज करता है, बिल्कुल सही, और वो रिस्क लेता है। तो इसीलिए उसको ये नाम दिए जाते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा बना लेते हैं कि जो तीनों नाम दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं, तो कर्ली ब्रैकेट के नीचे लिखना है कि हु मोबिलाइजेस द अबव 3 फैक्टर्स। अबव 3 फैक्टर्स का मतलब है, ब्रैकेट में लिख लो, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, है ना। तो मैं इसका ये, क्योंकि क्लास 11th में भी कॉन्सेप्ट होता है, तो वहां पे बच्चों को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो आपको एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, वहां पर हमने 2 मजदूर खड़े कर दिए, ठीक है, वो गमछा बांध के आए हैं मजदूर, लेबर, और वहां पर हमने एक नोटों की गड्डी रख रखी है 1 लाख रुपए की। ये जमीन पर यहाँ लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो लैंड भी है, लेबर भी है और कैपिटल भी है। तो अब क्या प्रोडक्शन हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा ना। तो यही पॉइंट है। तो लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, जमीन भी है, मजदूर भी है, पैसा भी पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमको वो चौथा फैक्टर सबसे जरूरी वाला चाहिए जो इन तीनों को मोबिलाइज कर सके, है ना, जो इन तीनों की सहायता से अल्टीमेटली प्रोडक्शन करवा सके, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, है ना। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर बेसिकली तीनों को मोबिलाइज करता है। अगला पॉइंट, ही इनिशिएट द बिजनेस। वो बिजनेस को इनिशिएट करता है, मतलब शुरू करता है, एंड टेक्स रिस्क एंड बियर्स अनसर्टेनिटी। टेक्स रिस्क एंड बियर्स अनसर्टेनिटी। तो इसमें 3 वर्ड आ गए की वर्ड। एक तो इनिशिएट, तो इनिशिएट तो मतलब ये कि वो शुरू करता है ना, बिजनेस शुरू करता है। टेक्स रिस्क और बियर्स अनसर्टेनिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है हमने शायद इस पर चर्चा पहले भी कर रखी है, लेकिन मैं दोबारा से बता दूं कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या अंतर है। रिस्क मतलब जो होता है वो होता है फोर्सी। फोर्सी मतलब आप देख सकते हो या सोच सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। जैसे कि जैसे आपको रिस्क है कि भाई मेरी फैक्ट्री है, उसमें कहीं आग ना लग जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, है ना, तो आप उसका इंश्योरेंस करवा लेते हो। तो रिस्क तो बहुत सी चीजों का होता है जिनको आप देख सकते हो, सोच सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, प्री प्लान कर सकते हो। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, अनफोर्सिंग। आप प्लान भी नहीं कर सकते, आप कोई इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कुछ ऐसा हो गया, तो वो होती है अनसर्टेनिटी। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर रिस्क भी ले रहा है और अनसर्टेनिटी भी बियर कर रहा है। अगला पॉइंट, अब एक महान विद्वान थे, इनका नाम था श्यूम पीटर। तो इन्होंने बताओ क्या कहा? हाँ, इन्होंने कहा इनोवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। इनोवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। कि भाई एंटरप्रेन्योर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इनोवेशन है। आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया नया खोजना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा फंक्शन है, मेन फंक्शन है, ऐसा श्यूम पीटर साहब ने कहा था। और एक और साहब थे, इनका नाम था फ्रैंक नाइट। फ्रैंक नाइट। तो फ्रैंक नाइट साहब ने तो ऐसी बात कह दी कि मतलब जिससे तो मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं और आप भी पूरी तरह से सहमत होंगे। फ्रैंक नाइट साहब ने कहा कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड। अब जैसे एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है तो उसकी तो बातें सब करते हैं कि भाई देखो ये कितना प्रॉफिट कमाता है, इसका बिजनेस कितना बड़ा हो गया है, लेकिन वो प्रॉफिट क्यों कमा रहा है, वो उसको जो रिवॉर्ड मिला वो क्यों मिल रहा है? रिस्क से भी बड़ा फैक्टर बियर करने के लिए अनसर्टेनिटी। रिस्क भी प्लान हो सकता है फिर भी, है ना, रिस्क भी एक बार को प्लान करा जा सकता है, लेकिन क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अनसर्टेनिटी बियर कर रहा है तो उसको तो रिवॉर्ड भी देगी ना फिर कुदरत, तो वो उसको प्रॉफिट रिवॉर्ड में मिलता है। तो ये फ्रैंक नाइट साहब ने कहा कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग अनसर्टेनिटीज। ऑफ बियरिंग अनसर्टेनिटीज। तो कल को जब आप अपना बिजनेस करोगे और आप करोड़ों रुपए प्रॉफिट कमाओगे और आपका दोस्त कहेगा कि यार तेरे तो मजे हैं, तू तो बहुत प्रॉफिट कमाता है, तो आप उसको क्या कहोगे कि भाई अनसर्टेनिटीज भी तो मैं बियर कर रहा हूँ, रिस्क तो है ही है, अनसर्टेनिटीज भी मैं बियर करता हूं, तो उसका रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है प्रॉफिट। तो ये फ्रैंक नाइट साहब ने ये बात कही। भाई हम तो लॉस में चलते हैं, एनजीओ वाले लोग हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट जो है वो एक मेन हेडिंग बना के लिखना, एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। तो ये एक अपने आप में मेन हेडिंग है इसी के अंदर, लेकिन इसको थोड़ा एक अलग हेडिंग सा बना लेना। तो हमने एंटरप्रेन्योर तो पढ़ लिया है, मतलब थोड़ी बहुत बातें लिख ली, लेकिन एंटरप्रेन्योर मतलब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं मतलब मालिक कह लो या बिजनेस कह लो। तो उसी का ये सब टॉपिक बन गया कि एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। तो लिखो जी, पहला ऑब्जेक्टिव, इसका नाम है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव।
तो इसमें लिखना पहले सर्वाइवल फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, पहले सर्वाइवल फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो भाई देखो बिजनेस कर रहे हो अगर आप, तो बिजनेस के उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जो सबसे मूल ऑब्जेक्टिव है, मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनिक मतलब कि मतलब जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव, आप बाहर पनवाड़ी से भी पूछोगे भैया क्यों कर रहे हो काम, तो मतलब वो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। तो ये है कि पहले सर्वाइवल, सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है कि हम सर्वाइव कर लें। सर्वाइव अगर कर लिया आपने, फिर उसके बाद आप सोचते हो कि अब हम ग्रो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, मतलब अगली स्टेज होगी। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव पहला होता है सर्वाइवल, कि भाई पहला हमें सर्वाइव करना है, उसके बाद फिर ग्रो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। सेकंड पॉइंट, अब एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम आपको लिखना है R.L. मैरिस। R.L. मैरिस, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही, आपका भी इससे ज्ञान प्रकाश बढ़ेगा। इन्होंने कहा, इनके नीचे लिखा नाम के नीचे, यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन मतलब ये कि भाई जो आप यूटिलिटी पढ़ा था थोड़ा सा वो, इन्होंने कहा कि भाई बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस उसमें हमेशा दो चीजें अलग होती हैं। और ये आपने वैसे कंपनी के फीचर में पढ़ रखा है कि कंपनी में ओनर्स आर डिफरेंट एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट, है ना, ये पढ़ रखा है ना, बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, मैनेजमेंट अलग होता है। तो यही बात R.L. मैरिस ने भी कही। तो पहले में लिख लेते हैं ओनर्स और दूसरे में लिख लेते हैं मैनेजमेंट। तो पहले में ओनर्स और दूसरे में मैनेजमेंट। अब इन्होंने एक साइकोलॉजिकल चीज पकड़ी और वो बताई अपनी स्टोरी में, अपनी कहानी में। R.L. मैरिस ने कहा कि जो ओनर्स होते हैं उनका जो यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन का मतलब है, आप सिंपल ऐसा समझ लो, ओनर क्या चाहता है, ओनर चाहता है प्रॉफिट, कॉमा मार्केट शेयर, कॉमा रेप्यूटेशन, है ना, ओनर ये चाहता है। तो किसी भी बिजनेस का जो मालिक है, मतलब ओनर है, ओनर चाहता है कि भाई हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो, हमारा बिजनेस ग्रो करे, एक्सपैंड हो, मार्केट शेयर बढ़े, रेप्यूटेशन अच्छी हो, ये उसके यूटिलिटी फंक्शन है, ओनर्स के, ये उसकी सोच है। जबकि जो मैनेजमेंट है उनके यूटिलिटी फंक्शन क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनका दिमाग कहां जाता है, सैलरी, पावर, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, है ना, ये सब चीजें। तो मालिक तो सोच रहा है प्रॉफिट के बारे में, मार्केट शेयर के बारे में, रेपुटेशन के बारे में, लेकिन जो व्यक्ति वहां पे काम करता है, जो मैनेजमेंट में है, वो तो ऑब्वियसली क्या सोचेगा कि हमारी सैलरी बढ़े हर साल, हमारी जॉब सिक्योर रहे, हमारा कैबिन बहुत बड़ा हो, पोजीशन अच्छी हो, हमें स्टेटस मिले, हम मर्सिडीज से आए, मतलब जो भी उसकी सोच इस तरह की होगी। तो इसमें गलत तो नहीं है, ये तो बिल्कुल बात ठीक है। ओनर अपने हिसाब से सोचेगा, मैनेजमेंट अपने हिसाब से सोचेगा। तो ओनर चाहता है, ओनर के नीचे मतलब डैश डाल के लिखना, दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी फंक्शन। ओनर्स चाहते हैं कि भाई हमारी बातें जो हैं, जो हम चाहते हैं वो मैक्सिमाइज हो जाए, वो सबसे ज्यादा हो जाए, मतलब बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, मार्केट शेयर बढ़ जाए, रेपुटेशन बढ़ जाए, वो अपनी चीजों को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ओनर्स। और मैनेजमेंट क्या चाहती है, वो अपने यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहती है। दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी फंक्शन, दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी फंक्शन। तो मतलब एक तरह से ये कि मैं कह रहा हूं अकाउंट्स पढ़ लो, आप कह रहे हो सर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो मतलब ओनर्स चाहते हैं कि उनका यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइज हो, मैनेजमेंट चाहते हैं कि उनका यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइज हो। तो जब ये व्यक्ति कुछ चाह रहा है, वो व्यक्ति कुछ चाह रहा है दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो मतलब मान लो हम हैं एक ही छत के नीचे, मैं कह रहा हूं अकाउंट्स पढ़ लो बच्चों, आप कह रहे हो सर हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो हम अगर एक ही छत में रहकर अलग अलग सोच रहे हैं, तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है जी, डाइवर्जेंस। इसे बोला जाता है डाइवर्जेंस। तो ये ऐसे लिख लेना रेक्टेंगल में कि दोनों के नीचे आ जाए, इसे बोला जाता है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसका अर्थ ये होता है कि अलग अलग, आप ये सोच रहे हो, वो ये सोच रहा है। ओनर कह रहा है प्रॉफिट, मैनेजर कह रहा है सैलरी, ओनर कह रहा है रेपुटेशन, मैनेजर कह रहा है जॉब सिक्योरिटी। तो दोनों की सोच अभी अलग अलग है। तो अब क्या होगा, तो भाई दोनों के रास्ते अलग है। आप कह रहे हो सर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं अकाउंट्स पढ़ लो। तो अब क्या होगा, मतलब क्लैश तो हो गया, डाइवर्जेंस तो हो गया। तो अब जो होगा वो लिखना है आपको एक बादल में, ग्रोथ इन द साइज ऑफ फर्म। मान लेते हैं बिजनेस ग्रो कर रहा है, या बिजनेस में ग्रोथ हुई, साइज ऑफ द फर्म में ग्रोथ हुई, यानी कि आप सीए फाउंडेशन में डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गए। तो शुरू में हम अलग अलग थे, मैं कह रहा था अकाउंट्स ज्यादा पढ़ो, आप कह रहे थे इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ेंगे, मैं कह रहा था अकाउंट्स ज्यादा पढ़ो, आप कहते थे इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ेंगे। तो हमारे शुरू में रास्ते अलग थे, हम डाइवर्जेंस पे थे, रास्ते अलग थे। लेकिन रास्ते अलग होने के बावजूद भी मंजिल एक हो गई, आप सीए फाउंडेशन में पास हो गए। तो जब आप सीए फाउंडेशन में पास हो गए, तो फिर तो मैं कुछ सोच रहा था, आप कुछ सोच रहे थे, वो बातें बेकार हो गई, दोनों का भला हो गया, आप भी खुश मैं भी खुश। तो जब फर्म ग्रो करती है ना, जब फर्म ग्रो करती है तो ओनर्स के भी यूटिलिटी फंक्शंस मैक्सिमाइज हो जाते हैं, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, रेपुटेशन भी बढ़ेगी, वो भी होगा, और मैनेजमेंट की भी यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाते हैं, उनकी भी सैलरी बढ़ जाएगी, जॉब सिक्योरिटी अच्छी होगी। मतलब जब बिजनेस ग्रो करेगा तो दोनों के यूटिलिटी फंक्शन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं सर, हमें क्या पता, कि भाई ओनर भी खुश और मैनेजर्स भी खुश। तो जब मंजिल एक हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो कहानी की शुरुआत डाइवर्जेंस से होती है, लेकिन कहानी का अंत कन्वर्जेंस पे होता है। तो मतलब हिंदी की जो कहावत है वो बिल्कुल फिट होगी कि रास्ते अलग अलग है पर मंजिल एक ही है। तो दोनों की शुरू में सोच अलग होती है, ओनर्स और मैनेजर्स की, लेकिन एंड में जब बिजनेस अगर ग्रो कर जाएगा तो अपना दोनों की बातें भी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, है ना। तो ये सब बातें मैंने नहीं कही, ये सब बातें कही है श्री श्री हैरिस साहब, मैरिस साहब ने, हाँ मैरिस साहब, हाँ श्री श्री मैरिस साहब ने कही। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव।
अब दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, नंबर 2। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। हाँ सर, इस पे आओ ना मुद्दे पर। सर्वाइव तो हम कर ही लेंगे, हाँ, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा। अब हमारा जन्म किस लिए हुआ? पैसे के लिए। हमने कॉमर्स जिस दिन पहले दिन ली तो पैसे आंखों में डॉलर चमक रहे थे। तो यानी कि बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का इकोनॉमिक मतलब आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो बस बड़ा बड़ा लिखना आपको, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर इसके नीचे लिखना है प्रॉफिट क्या है? क्वेश्चन मार्क। बताओ प्रॉफिट क्या है? तो यहां पर एक बहुत ही मजेदार बात है कि प्रॉफिट क्या है, मुंशी के हिसाब से, यानी कि जो लेखा शास्त्र करता है मुंशी, अकाउंटिंग सेंस, उसके हिसाब से प्रॉफिट की परिभाषा अलग होती है। और आपके और मेरी तरह जो अर्थशास्त्री हैं उनके हिसाब से प्रॉफिट की परिभाषा अलग होती है। तो ये इसमें एक चटपटा मतलब डिस्कशन बीच में आ गया। हालांकि इस डिस्कशन को यहाँ हम कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि इसका लिंक कॉस्ट चैप्टर से जाके होगा, तो अभी सिर्फ हम लिख कर छोड़ देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो घुटने में दर्द होगा। तो मैं इधर पहले लिख देता हूँ लिंक विद कॉस्ट चैप्टर, ताकि बाद में आपको भी पता रहे कि भाई ये बात कॉस्ट चैप्टर में डिटेल में आती है। तो बस अभी हम एक फॉर्मूला से लिख के छोड़ देते हैं, है ना, फिर इस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्ट पढ़े ही नहीं तो फिर पता चला भी दिमाग खराब हो गया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मुंशी क्या कहता है? मुंशी कहता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, है ना। तो इसीलिए इसमें क्योंकि कॉस्ट वर्ड आ गया तो मुझे इसीलिए आगे चैप्टर में कवर करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ना, तो वो अभी हम चर्चा नहीं कर सकते। और अर्थशास्त्री क्या कहता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। तो बेसिकली ये पॉइंट हम बाद में कवर करेंगे, बस अभी आप लिख के छोड़ दो कि प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट मुंशी के हिसाब से अलग है, इकोनॉमिक वाले अर्थशास्त्री के हिसाब से अलग है, लेकिन चलो अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मतलब प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो अभी ज्यादा हम उसमें बहस नहीं करते कि प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ही है। तो किसी भी बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्थिक उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन इस बात की धज्जियां उड़ाई बहुत सारे लोगों ने, कहा कि ये क्या उल फिजूल बात कर रहे हो तुम कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कह रहे हो तुम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उन्होंने कहा नहीं, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस बात पर थू करी, मतलब इस बात पे थू करी, इस बात पे कि भाई हमने तो लिख दिया ना बड़ा बड़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो बहुत सारे विद्वानों ने इस पर थू करी, तो उन विद्वानों का नाम लिखते हैं और उन्होंने क्या थू करी वो भी लिखेंगे। तो पहले विद्वान का नाम था H.A. साइमन। साइमन गो बैक, बस एक डायलॉग हमें आता है। तो H.A. साइमन, तो इन्होंने कहा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा हमारा उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का नहीं है, हमारा प्रॉफिट तो बस रीजनेबल प्रॉफिट कमाने का है। तो मुझे लगता है कि ये साइमन साहब जो है इनकी प्रवृत्ति साधु किस्म की होगी, है ना। तो थोड़ा सा इनके विचारों से यही लग रहा है कि इन्होंने कहा कि प्रॉफिट मैक्सिमम कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा ऑब्जेक्टिव तो है कि प्रॉफिट बस रीजनेबल होने चाहिए, बस ठीक ठाक होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा साइमन साहब ने कहा। अब आप इसे एग्री करें या ना करें उससे हमें पता नहीं है। उसके बाद जी और किसने थू करी? अगले थे बाउमोल, BAUMOL, बाउमोल्स थ्योरी। उन्होंने तो सीधी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, उन्होंने तो कहा कि हमारा आर्थिक उद्देश्य होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। उन्होंने कहा सेल्स बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। तो दोनों में वैसे टर्मिनोलॉजी में अंतर होगा ना, प्रॉफिट बढ़ाना या सेल बढ़ाना। भाई जैसे मैं समझा देता हूं जिनका मुंशियों का दिमाग ना चले। भाई पहली कंपनी सेल करती है 1 लाख रुपए की और इसका खर्चा आता है 60,000 रुपए का, तो इसने कितना प्रॉफिट करा? 40। दूसरी कंपनी सेल करती है 10 लाख रुपए की और उसने खर्चा करा 9,90,000 का, तो इसने कितना प्रॉफिट कमाया? 10,000। तो बताओ बमोल के हिसाब से कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो बमोल कह रहा है ऐसी कंपनी बनवा, बमोल के हिसाब से कि भाई हमारा उद्देश्य है सेल्स मैक्सिमम होनी चाहिए, सेल ज्यादा होनी चाहिए, मुनाफा अभी मत सोचो, ठीक है। ऐसा बमोल कह रहा है, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगा बुरा लगा। तो ये सब बातें बमोल साहब ने कही थी। तो उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कहा कि ये बात बेकार है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन ज्यादा सही बात है। उसके बाद साहब कौन? AA बर्ली, और इनका एक दोस्त भी था GC मीन्स। AA बर्ली एंड GC मीन्स एक साथ ही लिख लेते हैं, GC मीन्स। और बाद में एक विलियमसन भी आ गए थे इसी बात पर, विलियमसन्स थ्योरी। मतलब तीनों ने लगभग एक ही राग अलापा। इन्होंने कहा कि आप प्रॉफिट कर रहे हो, कंपनी चलाने वाला कौन है बताओ? कंपनी मालिक चलाता है या मैनेजमेंट चलाती है? मैनेजमेंट, है ना, काम तो मैनेजमेंट को करना है ना। तो बताओ मैनेजमेंट की सोच में कहीं प्रॉफिट है? प्रॉफिट तो किसकी सोच में भरा हुआ होता है? ओनर की। और कंपनी में डिसीजन है, कंपनी में मतलब काम कौन करता है दिन भर? मैनेजमेंट। तो इन्होंने तीनों लोगों ने यही कहा कि जब कंपनी काम करने वाला मैनेजमेंट है तो प्रॉफिट कहां से ऑब्जेक्टिव हो गया? प्रॉफिट तो वो सोचेंगे ही ना मैनेजर तो क्या सोचेगा?
सैलरी बढ़ जाए, जॉब स्टेटस बढ़ जाए, जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाए। तो इन तीनों ने भी कहा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कुछ नहीं होगा। इन्होंने कहा, देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैनेजर्स वांट टू एंजॉय डिस्क्रिशनरी पावर्स। भाई मैनेजर्स को अपने मजे करने हैं, उन्हें प्रॉफिट के बारे में मतलब नहीं सोचना, ऐसा ये कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इन तीनों का ये कहना था कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैनेजर्स कंपनी चलाते हैं तो उनकी सोच तो ये होती है कि भाई हम अपनी पावर्स एंजॉय करें, हम अपने हिसाब से डिसीजन लें, वो प्रॉफिट के बारे में क्यों सोचेंगे। और आखिरी कौन थे, साइरेट एंड मार्च, ये दोनों दोस्त थे, साइरेट एंड मार्च। तो ये चालू थे, साइरेट एंड मार्च। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम क्या कह रहे हो, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। हमने कहा हाँ, हम तो प्रॉफिट कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि खाली प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इन्होंने कहा कि भाई प्रॉफिट के साथ साथ प्रोडक्शन के गोल्स भी होते हैं, प्रॉफिट के साथ साथ इन्वेंट्री के गोल्स भी होते हैं, प्रॉफिट के साथ साथ सेल्स के गोल्स भी होते हैं, प्रॉफिट के साथ साथ मार्केट शेयर के गोल्स भी होते हैं। तो इन्होंने 4 बातें और चिपका दी कि भाई तुम खाली प्रॉफिट प्रॉफिट कह रहे हो, खाली प्रॉफिट जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉफिट के साथ और भी बातें होती हैं, तब कंपनी का गोल निर्धारित होता है। तो ऐसा उन्होंने साइरेट एंड मार्च ने कहा। तो बेसिकली समझ गए बक्सा क्या है, बाद में आप समझ जाओगे बक्सा क्या है। बेसिकली बक्सा जो है ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो हमने लिखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको कह रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो ये थे बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स, कौन से वाले, इकोनॉमिक। उसके बाद जी नंबर 3 ऑब्जेक्टिव, तो 2 ऑब्जेक्टिव हो गए, पहला ऑर्गेनिक और दूसरा इकोनॉमिक। उसके बाद तीसरे ऑब्जेक्टिव ये अब छोटे छोटे, तो इन तीनों में आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब आपके कुछ सामाजिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस ऐसा तो है नहीं मार्स पे जाके कर रहे हो, आप इसी समाज में रहते हो, तो आपके सामाजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, अनएडल्टरेटेड गुड्स। आप मिलावटी सामान नहीं बेचोगे, है ना, ये आपका सामाजिक उद्देश्य है कि आप मिलावटी सामान नहीं बेचोगे। दूसरा सामाजिक ऑब्जेक्टिव, अवॉइड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। भाई जिस समाज में आपका बिजनेस है वहां पर कोई एंटी सोशल प्रैक्टिस नहीं होगी, इस चीज का भी ध्यान रखोगे, उसको आप अवॉइड करोगे, है ना। तो ये है बेसिकली मैंने 2 ही पॉइंट्स इसमें, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस के कुछ सामाजिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कि आपको समाज का भी ध्यान रखना, मतलब सिंपल पॉइंट ये सामाजिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद जी चौथा है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अब आपकी कंपनी में कौन काम करता है, लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के प्रति भी आपकी कोई जिम्मेदारी, कोई उद्देश्य है, या बस उन्हें आपने गधा समझ रखा है, गधा समझ रखा है। चलो तो आपके कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी लिखते हैं बिजनेस के कि क्या है, सिंपल है बड़े, कि भाई प्रोवाइड फेयर डील्स टू एम्प्लॉइज, है ना, आपको अपने एम्प्लॉइज को फेयर डील्स देनी चाहिए। दूसरा, डेवलप न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज, भाई आपको लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके एम्प्लॉइज जो है वो नई नई स्किल्स सीखें, उनकी एबिलिटी बढ़े। तो ये आपके कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस में, है ना, या उनको चैलेंजिंग टास्क देने चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो। तो ये आपके कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसी तरह नंबर 5 नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि राष्ट्रीय उद्देश्य भी हैं आपके कुछ। तो आपका राष्ट्र के प्रति क्या उद्देश्य है बिजनेस का, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, तो लेकिन उसमें से कुछ लिख लेते हैं। ऐसे रिमूव इनइक्वालिटी, है ना, आप कोशिश करोगे कि भाई इनइक्वालिटी कम हो, भेदभाव कम हो, आप इस तरह से व्यापार करो। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव है नेशनल की हेल्प द कंट्री, हाँ वही, टू बिकम सेल्फ रिलायंट, है ना, आप राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें, हमारा राष्ट्र सेल्फ रिलायंट बने। तो इस तरह से मतलब बिजनेस के कुछ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। अगर आप समाज की इनइक्वालिटी हटाना चाह रहे हो तो सोशल बन गया, मैं तो पूरे देश से इनइक्वालिटी कम करने की बात कर रहा हूँ, मेरी सोच बड़ी है, तो वो नेशनल ऑब्जेक्टिव है। मतलब ये मतलब ये तो दायरा है बेसिकली, नेशनल कह लो या सामाजिक कह लो। अगर आप छोटे लेवल पे सोच रहे हो तो सामाजिक हो गया, बड़े लेवल पे सोच रहे हो तो राष्ट्रीय हो गया। हाँ, तो ये थोड़ा सा मैक्रो पॉइंट बन गया। तो बेसिकली एंटरप्राइज के कितने ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 5। तो 5 ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे मजेदार बात जो है वो लिखते हैं स्टार डाल के, तो लिखो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, तो ये आपको जीने नहीं देंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहेगा प्रॉफिट कमाओ भाई, सोशल ऑब्जेक्टिव कहेगा कि नहीं 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 मिलावट नहीं करनी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहेगा कि मजदूर को रगड़ो 24 घंटे, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कहेगा कि नहीं 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 वो भी इंसान है। तो मतलब ये कि ये जो हमने लिखे 5 ऑब्जेक्टिव कई बार आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो ठीक है करेंगे तो करेंगे, उससे हमें क्या, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर्स के होते हैं बेसिकली, ये सारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फिर इसके बाद है जी अगली हेडिंग एंटरप्राइज कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स, अब बिजनेस के उद्देश्य तो आपको पता चल गए, लेकिन बिजनेस में आपको क्या आएंगी, कुछ रुकावटें। तो रुकावटें को कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। तो बस इसमें हमें नॉर्मल एरो डाल के लिखनी है 5 बातें, 5 रुकावटें आएंगी आपको जब आप बिजनेस करोगे अपना। पहली रुकावट आएगी
लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ना तो आपको नॉलेज होगी पूरी ना जानकारी होगी, मतलब ज्ञान भी कम होगा और जानकारी भी कम होगी, तो फिर आप कैसे करोगे बिजनेस, रुकावट आएगी आपको। दूसरा, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब आपने सोचा कि सर हम शराब की दुकान खोलेंगे, उसकी हमें पूरी नॉलेज भी है और उसकी हमें पूरी जानकारी भी है, उसकी हमें पूरी इंफॉर्मेशन भी है, बड़ी अच्छी बात है, आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन दोनों है। तो अब आप अपने मोहल्ले में जहां शराब की दुकान खोलने ही वाले थे, तभी सरकार ने आपके घर पे नोटिस भिजवा दिया कि भाई आप यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट में शराब की दुकान नहीं खोल सकते, क्योंकि बाजू में एक स्कूल है, उसके बाजू में एक मंदिर है। तो कई बार ये भी तो रुकावट आएंगी ना आपको, तो आई थी तुम्हें तो है ना। तो स्टेट जो है वो कई बार रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर देते हैं, तो ये भी रुकावट हो गई। और क्या तीसरी रुकावट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज। तो ये तो खैर आनी ही है। आप कभी कहोगे सर मशीन चलानी थी बिजली नहीं आई, सर माल आना था सड़क से ट्रक पंचर हो गया, तो कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज रह सकती हैं, मतलब ये तो वो नॉर्मल रुकावटें हैं। चौथा, चेंजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। कई बार परिस्थितियां बदल जाएंगी, चेंजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि बिजनेस चेंज होता रहता है ना। तो आपने कहा कि सर हम अलार्म क्लॉक बनाया करेंगे, अलार्म क्लॉक का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, घड़ी बेचेंगे। तो जब तक आपने अलार्म क्लॉक का बिजनेस शुरू करा, तो मोबाइल फोन से आगे बाजार में, तो बिजनेस कंडीशन चेंज हो गई, तो फिर आपको भी दिक्कतें आएंगी। तो कुछ भी हो सकता है, कई बार परिवर्तन आ जाते हैं बिजनेस में। और पांचवी रुकावट, इवेंट्स। आपने रेस्टोरेंट खोला था दिसंबर 2019 में नया, तो फिर एक इवेंट आ गया कोरोना, तो आपका लॉकडाउन बंद हो गया। तो कुछ इवेंट भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको रुकावटें हो। बाकी और भी इवेंट्स आते हैं, कुछ लिख लो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल इन्फ्लेशन, कई बार इन्फ्लेशन हो जाता है, इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई कम ज्यादा कर देता है। तो ये सब बेसिकली होती है मतलब इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट जो आपको रुकावट पैदा कर देंगे आपके बिजनेस में, तो इन्हें बोलते हैं एंटरप्राइज कॉन्स्ट्रेंट्स। और लास्ट हेडिंग है जी इसी में, फिर खत्म हो जाएगा पूरा पॉइंट, एंटरप्रेन्योर। ये पता, अभी आपको पता भी हम कहाँ हैं, सागर में कहाँ गोते खा रहे हैं। अभी हम बेसिकली अभी हम सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में गोते खा रहे हैं अभी, मतलब सागर की गहराइयों में बहुत अंदर कहीं हम हैं दबे हुए। अभी यहाँ पर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, तो उसमें आपने लैंड पूरा पढ़ लिया, लेबर पूरा पढ़ लिया, कैपिटल पूरा पढ़ लिया। एंटरप्रेन्योर के अंदर किसी सागर के किसी कोने में अभी हम हैं, तो वहां पर बस अभी आखिरी बात बची है। तो ये है बेसिकली, तो लिख लो आखिरी बात है, एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स। एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स है ना, तो ये भी पता होनी चाहिए। तो जब आप बिजनेस करोगे तो आपको क्या आएंगी, कुछ समस्याएं, रुकावटें तो आ गई ऊपर। अब उन रुकावटों को पार करके मान लो आप आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ समस्याएं भी आएंगी। फिर क्या समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहली समस्या ये आएगी, क्यों सर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर क्या समस्या आएगी, तो डैश डाल के लिखो, ऑब्जेक्टिव्स आर मल्टीफेरियस, MULTI मल्टीफेरियस, FARIOUS। तो मल्टीफेरियस मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग, या आपस में लड़ाई करेंगे, है ना। सोशल ऑब्जेक्टिव कहेगा मिलावट मत करो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहेगा अबे प्रॉफिट कमाना है कि नहीं, तो ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे। वही पॉइंट कभी ऊपर पड़ा। तो पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स आपस में लड़ाई करेंगे। फिर दूसरी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट। सर फैक्ट्री कहाँ लगाएं, हिमाचल प्रदेश में कि तमिलनाडु में, और कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाएं सर, 5 मशीनें रखें कि 2 मशीनें रखें। तो ये सब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी रिलेटिंग टू लोकेशन या साइज। और क्या प्रॉब्लम आएंगी सर आपको बिजनेस में, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज। अब आपने मान लो सोच लिया कि सर हम तो 4 मशीनें रखेंगे, तो कौन सी 4 मशीनें रखोगे ये बताओ। सिलेक्शन में भी तो दिक्कत आएगी ना कि कौन सी 4 खरीदोगे, LG की खरीदोगे, मतलब ऐसे बोल रहा हूं, या सोनी की खरीदोगे, किसकी खरीदोगे, सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। सर हम LG की खरीद लेंगे, तो फिर उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, कौन सी मशीन पहले कमरे में रखोगे, कौन सी दूसरे में रखोगे, कौन सी तीसरे में रखोगे, किसको आगे रखोगे, किसको पीछे रखोगे, तो मतलब ये भी दिक्कतें आएंगी। सर और क्या दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू, ये वाली आपको नहीं आएगी वैसे, फाइनेंस, क्योंकि इसके तो आप भगवान हो, तो ऐसा आप मन में सोच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस भी आएगी बिजनेस में कि भाई हम सारा इक्विटी लगाएं या सारा डेट लगाएं, या डेट ले बोरो करें, थोड़ा अपना पैसा लगाएं या पराया पैसा भी लें, कहां से लें, कौन से बैंक से लें, कौन कितना इंटरेस्ट पे दे रहा है लोन। तो मतलब आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा रखें सर हम। तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं भाई सर, एक ऊपर एक, सर सबसे ऊपर हम होंगे कंपनी के मालिक, हमारे नीचे 2 मैनेजर्स होंगे, उन दोनों मैनेजर्स के नीचे 3-3 मजदूर होंगे। या तो आप ऐसे काम कर लो, या हो सकता है आप कहोगे कि नहीं नहीं सर हम तो को फाउंडर हैं, हम टॉप में मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों के नीचे 1-1 मैनेजर आएगा और हर मैनेजर को हम 5 आदमी देंगे। तो आपका ऐसे भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। हो सकता है कोई कहेगा सर मैं अकेला रहूंगा, मैं अपने नीचे एक सेक्रेटरी रखूंगा, सेक्रेटरी के नीचे एक
सीईओ रहेगा और सीईओ के नीचे 5 मैनेजर्स रहेंगे। तो भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर होता है, आपका भी होगा। तो ये भी तो प्रॉब्लम आएगी ना कि कैसे स्ट्रक्चर रखना है आपको। तो ये भी मतलब बिजनेस की एक प्रॉब्लम आएगी कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रखना है। फिर अगली प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। आप प्रोडक्ट तो बना रहे हो जंगल में, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। तो आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, वो भी एक प्रॉब्लम आएगी। तो मार्केटिंग के नीचे एक छोटा सा एरो डाल के लिखना। मार्केटिंग पॉइंट में कवर करते हैं हम 4 P's। ये आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तो बताओ वो चारों P के नाम। प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, तो मतलब आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो भी एक प्रॉब्लम आएगी। और क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। बहुत सारी लीगल चीजें आपको पूरी करनी पड़ेंगी जब आप बिजनेस शुरू करोगे ना। ये रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन, ये स्टैम्प ड्यूटी, वो फलाना ढिमकाना रिटर्न, तो मतलब बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, MOA, AOA। और आखिरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्री रिलेशंस। ये अच्छी काफी बड़ी समस्या होती है। अब आपने एक एम्प्लॉय को 2 थप्पड़ मार के निकाल दिया नौकरी से, तो उसने 4 जगह फैला दिया कि भाई ये मालिक जो है तो थप्पड़ मार के नौकरी से निकाल देता है। तो अब इंडस्ट्री में आपकी रेपुटेशन ही ऐसी बन जाएगी कि आपके यहाँ पे कोई मजदूर काम करने के लिए ज्वाइन ही नहीं करेगा। तो आपके इंडस्ट्री रिलेशन मान लो अगर इस प्रकार के हो गए तो ये भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इंडस्ट्री में आपके रिलेशन कैसे हैं, ये भी एक तरह से बिजनेस को इफेक्ट करता है। तो क्लियर है कहानी? चलो अच्छे से रिवाइज करना है आपको। बस हमने अभी तक पता है ना क्या पढ़ा है, सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी तो प्रोडक्शन शुरू भी नहीं करा, बस ये इंट्रोडक्शन था। चलो